आज हमारे पास ख़ास तौर पे मेहमान हैं। रेस्क्यू के हेड हैं एबटाबाद के रेस्क्यू 1122 के आरिफ खटक। आरिफ खटक साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले तो सबको सलाम। सूबाए सरबंद में मैनेजमेंट सूबाए सरबंद की आप सबको मेरा सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया इनविटेशन देने का। हम बात करेंगे रेस्क्यू की। रेस्क्यू एक ऐसा काम है या जिसको हम कहें कि दुनिया भर में तो इसकी बात होती थी, लेकिन पाकिस्तान में हमने उस वक्त जाना जब यहाँ इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। पंजाब से सिलसिला शुरू होते हुए केपी तक आया। अब सिंध में भी ये सिलसिला सुना है कि शुरू हो चुका है। तो हम बात करेंगे इब्तिदा में हम इसकी बुनियादी आप सूबे के हवाले से क्या कहेंगे, कैसे इब्तिदा हुई हमारे सुनने वालों के लिए। जी, बिल्कुल। रेस्क्यू 1122 जिस तरह आपने मुझे बताया, पहले ही बताया कि आवाम को एक अवेयरनेस सेशन देना है कि रेस्क्यू 1122 का खैबर पख्तूनख्वा में जो इनिशिएटिव है वो कब आया और पाकिस्तान में इसका इनिशिएटिव कब आया। तो मैं अपने सुनने वालों को ये बता देना चाहता हूँ कि रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान में 2004 में आई। पहले सबसे सबसे पहले ये पंजाब में आई और 2010 में ये खैबर पख्तूनख्वा में फर्स्ट बैच खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1122 का स्टार्ट हुआ। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 2010 से लेके अब 2023 हो गया है, तो 13 ईयर से रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा हाई अलर्ट है। रेस्क्यू 1122 अभी तक 35 डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवली अपने ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा है और 135 से ज़्यादा हमारे स्टेशन पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिवली हैं। हर एक एरिया में, हर एक तहसील में हमारे स्टेशंस हैं और 35 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी रेस्क्यू 1122 एक्टिवली अपना काम कर रहा है। सुबह दोपहर शाम, आंधी हो या तूफ़ान हो, रेस्क्यू 1122 आपकी खिदमत के लिए हाई अलर्ट है। और जिस तरह आपने कहा कि रेस्क्यू 1122 का मेन रोल क्या होता है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रेस्क्यू 1122 के बेसिकली 4 विंग्स हैं। हम अपने जॉब में, अपने प्रोटोकॉल में उसको विंग कहते हैं। सिंपली मैं आपको बता दूँ कि इसको 4 जो ब्रांचेस हैं उसमें रेस्क्यू 1122 को डिफाइन कर दिया गया है। जो पहली ब्रांच है रेस्क्यू 1122 की वो है फायर विंग, फायर ब्रांच। आग बुझाना कहीं भी हो, चाहे कमर्शियल हो या घर में हो, वट एवर इट इज़, आग बुझाना 24/7 विद इन 7 मिनट हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है। ये बात अपने दिमाग में रखें। मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आप लोग का रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है। तो कॉल्स काटने के बाद से टिल द टाइम ऑफ लोकेशन तक 7 मिनट हमारा रिस्पॉन्स होता है। सेकंड जो ब्रांच है वो हमारी है मेडिकल ब्रांच, जिसको हम मेडिकल विंग कहते हैं। रोज़मर्रा के जिस तरह मतलब किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कोई आरटी हो जाए, कोई ऐसे कार्डियक अरेस्ट हो जाए, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हो जाए, किसी को हॉस्पिटल शिफ्ट करना हो, किसी किस्म की भी कोई इमरजेंसी हो मेडिकल से रिलेटेड, तो रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेस हमारे पास रेस्क्यू एम्बुलेंसेस भी हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ जो हैं तो वो रेफरल हेल्थ एम्बुलेंसेस भी हैं। जो थर्ड हमारा मेन कंपोनेंट है, ब्रांच है, या जिसको आप हम लोग अपनी ज़ुबान में विंग कहते हैं, वो है आपका रेस्क्यू एंड रिकवरी विंग। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, कोई स्विमिंग पूल में या कोई नदी में, या एग्जांपल कोई मतलब पानी की हो या कोई कुदरती आफात आ जाए, जंजल आ जाए, उसको रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास ये फोर्थ जो थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है जिसको रेस्क्यू विंग कहते हैं, इसमें हमारे पास रिकवरी व्हीकल्स भी होती हैं, हमारे पास रेस्क्यू व्हीकल्स भी होती हैं, हमारे पास वेल इक्विप्ड इसमें स्टाफ होता है और हमारी व्हीकल्स और हमारे इक्विपमेंट बिल्कुल वेल इक्विप्ड होते हैं। जो हमारा आखिरी और फोर्थ कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं कि कम्युनिटी एंड सेफ्टी विंग, ये हमारी ब्रांच है कि लोगों को अवेयरनेस देना रेस्क्यू 1122 के बारे में, लोगों को अवेयरनेस देना मेडिकल के बारे में, लोगों को अवेयरनेस देना फायर के बारे में, लोगों को अवेयरनेस देना अपनी सेफ्टी के बारे में। फॉर एग्जांपल अभी उससे गैस का एक पाइप है, आप उसको मतलब अगर रात को आप लोग हीटर लगाते हैं, सर्दियाँ जिस तरह आप लोग पता है कि अपनाबाद में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो रेस्क्यू 1122 अपनी कम्युनिटी को इंगेज करता है कि रात को बराए मेहरबानी गैस के वॉल्स बंद कर लें, बच्चों को गैस से दूर रखें, या आपको अपनी जो मेडिकल की ट्रीटमेंट बताता है कि इन केस रेस्क्यू 1122 के पहुंचने से पहले एक बंदा है उसको हार्ट अटैक हो जाए, उसको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, वो भी रेस्क्यू 1122 ब्रीफ करता है। जी।
बहुत शुक्रिया। ये बुनियादी चीज़ें थी मेरे ख़्याल में। रेस्क्यू क्या है, यकीनन हमारे जो सामीन हैं, सुनने वाले, उन तक ये बात पहुंच चुकी है कि रेस्क्यू का इदारा बुनियादी तौर पे उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके अहदाफ क्या हैं, और वो शहर में या अपने सूबे में वो अपने इर्द गिर्द माहौल में वो बुनियादी तौर पे तब्दीली क्या लेके आ रहा है। लोगों के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है एहसास, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। जिस तरह पुलिस आपको चोरों डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ देती है, इसी तरह रेस्क्यू का इदारा आपको किसी भी किस्म की नागहानी आफ़त की सूरत में, किसी मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में, आग लगने की सूरत में, कहीं कोई मसला होने की सूरत में, चाहे ज़लज़ला हो, वो इसी काम के लिए 24 घंटे तैयार बैठे होते हैं। हमारे साथ हैं हमारे मेहमान हैं आरिफ खटक, जो यकीनन रेस्क्यू में एक नुमायाँ मकाम रखते हैं, और इनके बारे में इनकी डीजी की राय बड़ी अच्छी है, और वो ये उनके चंद होनहार, जिसको कहना चाहिए, उन अफसरों में से हैं जिनकी कारकर्दगी सूबे में नुमायाँ रही है। हम बात करेंगे, आरिफ साहब को ख़ास तौर पे एबटाबाद दिया गया। सर, एबटाबाद कैसे, आप शंगला थे, शंगला से क्या ऐसा हुआ कि आपको कहा गया कि जी एबटाबाद संभाल लो? जी, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत हिस्टोरिकल क्वेश्चन आपने पूछा। ऐसा था कि मैं आज से कोई 9-10 महीने पहले शांगला में डिप्यूट था। आपको पता है कि शांगला भी एक मलाकंड का एक काफ़ी हिली एरिया और काफ़ी कोल्डेस्ट किस्म का एक स्पॉट है। तो वहाँ मेरी ट्रांसफ़र हुई। तो वहाँ पे मुझे जो हेडक्वार्टर ने, जिस तरह आपने नाम लिया मेरे डीजी का, डॉक्टर खतीर, सर खतीर, मैं आपको बताऊं कि सर खतीर जो है तो वो रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के जो फर्स्ट बैच है उससे सर की इंडक्शन है। एंड सर हैं बाय प्रोफेशनली, ही इज़ एन एमबीबीएस डॉक्टर, और उसके साथ साथ ही इज़ अ रियल रेस्क्यूअर। वो फायर फाइटिंग का काम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, रेस्क्यू रिकवरी का काम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो हैं तो वो बहुत ही एक एफिशिएंट है। और आपको पता है कि ही इज़ द फर्स्ट जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 122 स्टार्ट की। तो मुझे सर खतीर की तरफ से ये टास्क मिला कि आप कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिपोर्ट टू शांगला। मैं शांगला मैंने रिपोर्ट किया, और जिस तरह आपको पता है कि हिली एरिया है, वहाँ पे मैंने इतना काम किया कि मैंने स्टेशनों की अपग्रेडेशंस के लिए, स्टाफ की डिसिप्लिन के लिए, उसके अलावा लोगों में अवेयरनेस सेशन के लिए। तो मुझसे जब मैं पेशावर आता था या जब मैं कहीं इस्लामाबाद आता जाता था तो मुझसे कोई पूछता कि आप कहाँ, आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तो मैं उनको शांगला कहता था। तो जब मैं हेडक्वार्टर आता था तो कुछ ऑफिसर से जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं था तो वो बार कहते कि सर आप शांगला नहीं, आपको कोई अच्छा सा एरिया डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। तो वो तो चले, हर एक इंसान की पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती रहती है। तो जब उन्होंने मेरा काम देखा 6 मंथ, तो फिर मुझे हेडक्वार्टर के, थैंक्स टू माय हेडक्वार्टर माय सर खतीर, कि उन्होंने मुझे फिर एबटाबाद ट्रांसफ़र किया। आपको पता है कि एबटाबाद एक क्रीम डिस्ट्रिक्ट है, एक एजुकेशन यहाँ की काफ़ी ज़्यादा है, और हर एक पीएमएस, सीएसएस या हेल्थ ऑफिसर्स या हमारे रेस्क्यू 122 के अफसर, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो एबटाबाद सर्व करें। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि सर्विस के पहले 2 इयर्स में मुझे एबटाबाद का एजाज़ मिला, और एबटाबाद की आवाम से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत काम करने को मिल रहा है, और बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत प्यार करते हैं और बहुत इज़्ज़त देते हैं। तो ये मेरी बेसिकली एबटाबाद की स्टोरी अच्छा, थी। ये बताएं, एबटाबाद में आके, एबटाबाद में इस वक्त क्या सेटअप है और यहाँ कितनी कितनी चीज़ें हैं, आप इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह मैंने आपको कहा कि रेस्क्यू 1122 2010 में स्टार्ट हुई खैबर पख्तूनख्वा में, और एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, जो सिटी ऑफ पाइन जिसको कहते हैं, एजुकेशन लेवल जिसका बहुत हाई है, बहुत अच्छे लोग, एबटाबाद में जी इसका जो क़याम है वो 2016 में आया। रेस्क्यू 1122 केपीके एबटाबाद में 2016 में स्टार्ट हुई। और आपने जिस तरह स्टेशंस की बात की, तो डॉक्टर काशिफ, आप भी मेरे हेडक्वार्टर विज़िट कर चुके हैं, आप आ चुके हैं, आपने ब्रीफिंग ले चुके हैं, मुख्तलिफ जो डेज़ हैं उस पे आपसे बात होती रहती है। तो हमारे पास एबटाबाद में इस वक्त 7 स्टेशंस हैं। 250 के लगभग मेरे पास एबटाबाद में स्टाफ है, वेल ट्रेंड स्टाफ है, ड्राइवर से लेके तो मेरे एसएचआईज़ तक। एसएचआईज़ मतलब आपका जो एसएचओ होता है, जिसको रेस्क्यू 1122 में एसएचआई कहते हैं, और जो पुलिस की ज़ुबान है उसमें उसको एसएचओ कहते हैं, आई से क्या बनता है फिर? स्टेशन हाउस इंचार्ज।
अच्छा, इंचार्ज। हाँ, एक ग्रेड 16 का ऑफिसर होता है। तो ड्राइवर से लेके एसएचआई तक मेरे पास वेल ट्रेन्ड स्टाफ है। 7 स्टेशन है, मैं आपको रफली बता देता हूँ फास्टली। फर्स्ट स्टेशन मेरा जो आपका एबटाबाद सिटी है, जो एडीसी का ऑफिस है, वहाँ पर है, उसको डबल वन स्टेशन कहते हैं। जो मेरा दूसरा स्टेशन है वो अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में है। जो मेरा तीसरा स्टेशन है वो नथिया गली में है। जो मेरा चौथा स्टेशन है जिसको डबल फोर कहते हैं वो हवेलिया में है। जो मेरा पांचवा स्टेशन है जिसको डबल फाइव कहते हैं वो नवा शहर में। जो मेरा छठा स्टेशन है वो अयूबिया में जिसको डबल सिक्स कहते हैं। और मेरा आखिरी स्टेशन जो एबटाबाद में है, वो ठंडियानी में है, और वो मेरा डबल सेवन स्टेशन है। तो 3 स्टेशन बेसिकली मेरे कलियात में है और 4 स्टेशन मेरे एबटाबाद सिटी में है। अच्छा, और ये बताएं कि इसको मैनेज किस तरह किया जाता है या ऑर्गेनाइज आप कर रहे किस तरह हैं कि आप जैसे आपके पास भी ज़िंदगी में वही 24 घंटे ही होते हैं, ड्यूटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किसी भी रेस्क्यू में आपके वो सारे लोग किस तरह मैनेज करते हैं आपकी कॉल्स के बाद? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। डॉक्टर काशिफ, ये है कि आपको पता है कि रेस्क्यू 1122 24/7 हाई अलर्ट है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, आंधी हो, हमारा काम ही इसको इसकी इसी के साथ होता है 24/7। आपने देखा होगा कि 14 अगस्त, 23 मार्च को, 6 सितंबर को, ईद को लोगों की ऑफ्स होती हैं, छुट्टियां होती हैं। रेस्क्यू 1122 में चाहे अफसर हो या जवान हो, हमारी कोई छुट्टियां नहीं होती, हम उससे ज़्यादा हाई अलर्ट होते हैं। तो आपने काम किया कि रेस्क्यू 1122 किस तरह रिएक्ट करती है, काम किस तरह करती है। तो जब किसी एरिया में आप अपने मोबाइल नंबर से 1122 जब मिलाएं, जब डायल करें, तो वो मेरा जो हेडक्वार्टर है, एबटाबाद का हेडक्वार्टर, हर एक एरिया में उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है। उसमें जब वो मिलता है तो हमारे कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव होता है, उस पे उसका नंबर ब्लिंक करता है, और हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सीओ कहते हैं, उसकी स्क्रीन पे वो नंबर ब्लिंक करता है और वो उससे अपने कॉल के ज़रिए पूछता है कि वेलकम टू रेस्क्यू 1122, आपकी खिदमत में हाजिर है जी, क्या खिदमत करें। कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई उर्दू में बोलता है, वो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, डिफाइंड है इंग्लिश और उर्दू के। तो वो उसको अपनी इमरजेंसी के बारे में ब्रीफ करता है, अपने एरिया के बारे में ब्रीफ करता है, और अपने एक सेल नंबर एडिशनल उसको देता है। तो जो स्टेशन हो, फॉर एग्जांपल एक विक्टिम है, उस वो नच्छे गली में कोई टूरिस्ट आए हुए हैं, और वो उनको कहते हैं कि जी मुझे मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी मदर का या मेरे फादर का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ हुआ है। तो वो उनसे उसकी लोकेशन पूछेगा, उनसे एक एक्स्ट्रा सेल नंबर लेगा, उनसे बाकायदा पूछेगा कि किस वजह से हाई हुआ है, क्या पूरी हिस्ट्री, 1 मिनट की हिस्ट्री पूछेगा। और वो अभी देखें, मैंने आपको बताया कि रेस्क्यू 1122 के स्टेशन हैं, तो उसको पता है कि भाई ये केस आपका 333 में आया है, नथिया गली में आया है। तो 333 को हम अपनी ज़ुबान में ये स्टेशन को कहते हैं। तो वो उस स्टेशन को अलर्ट करेगा और उससे फिर फीडबैक लेगा, और 7 मिनट में इसका रिस्पॉन्स टाइम होगा। पहले उसको चेक करेगा कि भाई ये पेशेंट बिल्कुल इसका क्या इशू है, क्या मसला है। अगर उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी हो तो एट स्पॉट मेरे ईएमटीज़, जिसको इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस कहते हैं, वो उनको एट स्पॉट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ना हो तो उसको हॉस्पिटल रेफ़र करें। मतलब एरिया के हवाले से हमारे स्टेशन डिप्यूट है, ऑन ड्यूटी स्टाफ है, और ये स्टाफ 24/7 अलर्ट रहता है। ये बताएं कि एक जो चीज़ आती है कि जो जैसे कि हाल में आप चढ़ जाएं तो 100 सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ बना दी हैं, वहाँ तक फिर किस तरह रिस्पांस देते हैं? कई दफ़ा देर से आते हैं या नहीं भी आते, उसका क्या प्रोटोकॉल है? क्योंकि लोगों की मुझे के हाल से मुझे बताया गया कि कुंज के हाल के बहुत ऊपर तक है, तो उसका क्या प्रोसेस प्रोटोकॉल बना हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मुझे आपसे बात भी थी, और जिस तरह आपने कहा था कि वहाँ पे इमरजेंसीज आती हैं, तो अगर वो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स और हमारे पास स्पाइन जो कॉट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। रेस्क्यू के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है जी, हमारा काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, जहाँ भी हो, चाहे पहाड़ी के ऊपर भी विक्टिम हो। जिस तरह आप फॉरेस्ट फायर होती है, यानी फॉरेस्ट फायर जनरल फायर से बहुत मुख्तलिफ होती है, और फॉरेस्ट फायर में कोई हमारा फायर ट्रक या वाटर बाउजर मूव नहीं कर सकता, लेकिन हम फिर भी फॉरेस्ट फायर के लिए जाते हैं, घंटों तक करते हैं सफ़र। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आपने बताया, और मैंने आपको ये भी कहा कि इंशाल्लाह एक दिन वहाँ जाके प्रैक्टिकली हम लोग विज़िट भी करेंगे कि वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू 1122 के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पे कोई इशू आ रहा है, तो इनको हम प्रैक्टिकली जाके करेंगे, विज़िट करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ देखता रहा हूँ ना, जो ये पहाड़ी इलाके हैं, ये तो शहर के दरमियान कह रहा हूँ, कुंज के हाल ये तो आपके सेंटर से भी करीब है। यहाँ अक्सर ये होता है किसी बंदे को बुखार है और चल नहीं सकता या अस्पताल से आए, तो लोग उसको कुर्सियों या फिर चारपाइयों पे रख के मोहल्ले के 4 लोगों को पहले जमा किया जाता है, फिर वो ऊपर से लेके आते हैं नीचे रोड तक, इसी तरह लेके जाते हैं। तो इस पे भी मेरे ख्याल में कोई सिस्टम आपके यहाँ से ऐसा होना चाहिए कि अगर कॉल आए
कि मरीज़ को ऊपर से नीचे लाना है या किसी अस्पताल तक पहुंचाना है। अब क्योंकि कई लोग हैं, कई घर ऐसे हैं जिनकी फैमिली के लोग मुल्क से बाहर हैं, मर्द नहीं हैं, तो उनके लिए लाना ले जाना नीचे अस्पताल तक बड़ा मुश्किल काम है, ऊपर से नीचे तक लाना, क्योंकि वो फिज़िकली कोई पहाड़ी पे कोई चीज़ नहीं जा सकती। और नीचे इवन के डीएचक्यू साथ है, डीएचक्यू तक भी लाना, फिर वहाँ से वापसी के लिए वो क्या तरीका इख्तियार करेंगे कि वो कॉल करें तो फिर उनको वापस ऊपर पहाड़ तक पहुँचा दिया जाए। ये तो शहर के दरमियान की जगह हैं। फिर दूसरी हमने आपसे शायद अर्ज़ पहले भी की थी कि कुछ मोटरसाइकिलें हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। जी बताइए। जी बिल्कुल। जिस तरह आपने ये बात की तो रेस्क्यू और पेशेंट को घर से शिफ्ट करना, एम्बुलेंस से शिफ्ट करना, हॉस्पिटल तक शिफ्ट करना, उसको एम्बुलेंस में फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करना और उसको फिर हॉस्पिटल में फुली ट्रीटमेंट दे के वापस उसको शिफ्ट करना, ये रेस्क्यू 112 की ड्यूटी है, हमारा मेन भी है, हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। सर जिस तरह आपने बाइक्स की बात की तो रेस्क्यू 1122 को हालिया 15 बाइक्स जो मोटर बाइक्स हैं वो अवेलेबल हो गई। इससे पहले हमारे पास फायर की इमरजेंसी से रिलेटेड भी बाइक्स थी, यानी ऐसे तंग गलियां जिसमें घरों में या किचन में कोई छोटी मोटी फायर लग जाती थी, जहाँ पे फायर ट्रक मूव नहीं करता, वहाँ पे हम अपनी बाइक्स मूव करते थे। अभी जिस तरह आपने बाइक्स की बात की तो हमारी फ़र्स्ट एड रिस्पॉन्स के तौर पर फ़र्स्ट एड रिस्पॉन्स यानी मेडिकल से रिलेटेड हमारे पास बाइक्स अवेलेबल हो गई हैं हेडक्वार्टर में। इंशाल्लाह अनकरीब ही 2 से 3 बाइक्स डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को हेडक्वार्टर की अप्रूवल से हमें बाइक्स अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें कम्प्लीटली आपका फ़र्स्ट एड मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, यानी उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें आप ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हैं, उस पे आप पल्स ऑक्सीमीटर भी चेक कर सकते हैं, उस पे आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और उस पे आपके साथ जो हमारा ईएमटी होता है जिसको हम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कहते हैं, वो उसको खुद ड्राइव करके वहीं तक पेशेंट को एक्सेसिबल होगा और विक्टिम को बाकायदा प्रॉपर मेडिकल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देगा। बाइक्स का कॉन्सेप्ट जिस तरह आपने कहा, बाइक्स का कॉन्सेप्ट हमसे पहले रेस्क्यू 122 जो पंजाब है उसमें आया और बाइक्स का कॉन्सेप्ट अभी पिछले ही हफ्ते हमारे जो हेडक्वार्टर के अफसरान हैं उन्होंने उसका इफ्तिताह किया, जिसमें सर खतीर ने, आपने वीडियो देखी होगी, फेसबुक पे भी देखी होगी, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, डॉक्टर खतीर जो हमारे डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा है, अब्रेव नेम, जिन्होंने उसका इफ्तिताह किया। इंशाल्लाह अनकरीब ही आपको एबटाबाद में भी बाइक्स मोटर सर्विस मेडिकल से रिलेटेड आपको अवेलेबल होगी और ये लोगों को एक अच्छा इकदाम है लोगों को फैसिलिटेट करने का। देखिए, हमने तो डॉक्टर खतीर साहब को सबसे पहले इस चीज़ पे थामा के मेहरबानी करें, एबटाबाद में दे दें। और यकीनन देखें, आपकी जानिब से तो हमें याद है जब आप आए, हम मिले, आपने उसी वक्त एक ख़त भी लिख दिया था। लेकिन अब वो चीज़ ये कि वो आए तो फिर हम भी मुंतज़िर हैं, शहर भी मुंतज़िर है और यकीनन ये चीज़ जब आ जाएगी तो आपके क्रेडिट पे ये बड़ा अहम कदम होगा कि शहर को मोटरसाइकिलें दिलवाने में। और एबटाबाद एक अहम ज़िला है और ख़ास तौर पे ऐसी जगह यहाँ तंग गलियाँ भी हैं, सब कुछ भी है। हमारे पास वक्त यकीनन इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आखिरी सवाल एक है, बड़ा अहम है, ये जानना चाहेंगे कि रेस्क्यू में एक शिकायत रही, मैं कई बरसों से देख रहा हूँ मुख्तलिफ़ तकरीबात में लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि एबटाबाद या हज़ारे के मकामी लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, सूबे की बुनियादों पे भर्तियाँ हो रही हैं। वैसे तो क्लास 4 की बुनियाद ये होती है कि वो आप डिस्ट्रिक्ट ज़िले से ही उठाते हैं, तो इस हवाले से क्या पॉलिसी है और उसको बेहतर किस तरह किया जाएगा? आपसे शायद हमारी बात भी हुई थी, आपने कहा था हम इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे कि अगर एबटाबाद में है तो एबटाबाद के ही लोग रखे जाएँ सारे, ताकि वो लोकल लैंग्वेज भी बोल सकें, हिंदको में बात भी कर सकें। वरना बड़े मसाइल हैं, लोगों को रास्तों का बड़ा मसला हो जाता है। एक गलियात में गलियात का लड़का होगा तो उसको हर रास्ते का पता होगा, मेरे जैसा बंदा जाएगा तो वो तो ढूंढता ही रहेगा। जी सर, इस पे पहले भी आपने अर्ज़ किया था, आपने बिल्कुल, आपकी आवाज़ आवाम की आवाज़ होती है। आपने जिस तरह पहले ही बताया कि रेस्क्यू 122 में जॉब्स का क्या प्रोसीजर है और फिर आपने बताया कि एरिया वाइज जॉब्स का क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि रेस्क्यू 1122 क्लास 4 से लेके मेरे नाजरीन हाजरीन ये सारी बातें सुन रहे हैं, सुबह का टाइम है। रेस्क्यू 1122 क्लास 4 से लेके तो एक ऑफिसर तक सब क्या प्रोटोकॉल सेम होता है। उसको प्रॉपर अपने फॉर्म सबमिशन करने पड़ते हैं, उसको प्रॉपर फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है, रिटन टेस्ट देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है और उसके बाद एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट है वो बनती है और फिर उसको 6 मंथ्स की मैंडेटरी कंपलसरी ट्रेनिंग इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज एकेडमी पंजाब में उसकी ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग होती ही नहीं है, आपने उस ट्रेनिंग को क्लियर करना होता है, जिसमें बहुत एक टफ रूटीन होती है।
आपको सिर्फ रात सोने का कोई 4 से 5 घंटे अवेलेबल होते हैं। उसमें आपके एकेडमिक सेशंस भी होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है। उसमें आपको टैक्टिक्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं। फिर उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं, फिजिकल भी और आगे एकेडमिक एग्ज़ाम्स भी। फिर आप लोगों की ड्रिल होती है, पीटी होती है, वो भी होती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई जो स्टाफ है, कोई जो रेस्क्यूअर है, अगर वो कोई भी एक टेस्ट से आया, एकेडमिक टेस्ट हो या फिजिकल टेस्ट हो, उसमें कोई भी एक पेपर उसका फेल होता है या फिजिकल में फेल होता है, तो वो नेक्स्ट बैच के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, तो उसकी जो सीनियरिटी है वो लो हो जाती है। और रेस्क्यू 1122 में जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वाइड फील्ड फोर्स है, जिसमें अफसर और सिपाही की ट्रेनिंग एक ही साथ होती है। वाइड फील्ड फोर्स पूरे पाकिस्तान में है, जिसमें अफसर और सिपाही की ट्रेनिंग एक साथ होती है। मैंने जिस तरह आपको नाम लिया, फॉर एग्जांपल मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ग्रेड 18 में हूँ, तो हाँ, जो मेरा क्लास 4 है उसकी ट्रेनिंग भी उसी स्टाइल पे हुई होगी। आपने जिस तरह जॉब का बताया, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हर एक एरिया की जॉब्स निकलती रहती हैं। एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जो सरकार अनाउंस करती है और उस हिसाब से देखती है कि आपके एरिया कितना है, आपकी आबादी कितनी है और आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपके स्टेशन अवेलेबल हैं या नहीं, वो देखती है। तो उस हिसाब से सरकार में ये ईयरली बेसिस पे इसकी अप्रूवल्स होती हैं। और हमने आपको जिस तरह पहले ही बताया कि 2016 में यहाँ पे इतने स्टाफ नहीं थे, फिर 2017-18 में एबटाबाद की सीट्स आई थी। अच्छा, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। हमारे साथ थे डॉक्टर आरिफ खटक साहब, जो यहाँ के हेड हैं। आज के प्रोग्राम में यहीं तक, दीजिएगा इजाज़त। बताइएगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा और इसकी फीडबैक भी हम चाहेंगे। अगले प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।